नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर नागेश्वर द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि मुझे जानकारी है कि आप मोहनलालगंज के एक छोटे से गांव मस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, तो गांव से शहर तक का सफर आपने कैसे तय किया? ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी एक किसान थे और मैं 4 भाई और 2 बहन। और मेरे पिताजी की 2 शादियां हुई। तो पहली पत्नी से, पहली माताजी से मेरी 3 मेरी बहनें थी बड़ी। वो अचानक से एक बीमारी के चलते वो ख़त्म हो गई। तो कोई लड़का था नहीं। मेरे पिताजी 2 भाई थे। तो जो मेरे बड़े ताऊ जी थे, जिनको हम लोग दादाजी कहते थे, उनके भी कोई संतान नहीं थी। तो फिर पिताजी को दूसरी शादी करनी पड़ी। और दूसरी शादी करने के बाद हम 6 लोगों से पहले हमारे 3 भाई और 1 बहन एक 2 साल के होके खत्म हो गए। उसी दौरान चूंकि बच्चे जब खत्म होते हैं तो माँ को बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। मेरी माताजी बड़ी बीमार रहने लगी। तो बड़ी, जैसे मैंने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार से थे कि किसानी ही एकमात्र आय का स्रोत था। और उस समय की किसानी भी बड़ी अजीब थी, न तो पानी हुआ करता था, तो संसाधन नहीं तो मोटा महीन खाना और पहनना होता था। तो इतनी आय नहीं थी कि मेरी माताजी का इलाज पिताजी करा पाए। हमारी माताजी के जो भी जेवर थे, पहले जो जेवर गहने होते हैं, सारी उनकी बीमारी में पिताजी ने बेच के लगा दिया। खैर ऊपर वाली की दया थी, वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। फिर उसके बाद से हम 4 भाई और 2 बहन। आज इस दुनिया में मेरे सबसे बड़े भाई स्वर्गीय श्री बागेश्वर द्विवेदी जी नहीं हैं। बाकी हम 5 लोग, 3 भाई और 2 बहनें अभी भी हैं। तो मैंने जैसे बताया कि एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो मोटा महीन खाना, मोटा महीन पहनना, ये जितनी आय थी हमारे पिताजी की, उस हिसाब से उन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से हमारा लोगों का पालन पोषण करने का काम किया, बड़ी मेहनत से। और 2000, हमको याद होगा 1970 के आसपास हमारे पिताजी ग्राम पंचायत के प्रधान बने। और लगभग 10 साल उन्होंने प्रधानी भी की। हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो पढ़ाने लिखाने का जो सिस्टम था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि बहुत अच्छी सुविधाएं हमारे पिताजी हम लोगों को नहीं दे पाए, मगर जितना उनसे हो सका उतना उन्होंने हम लोगों के लिए किया। तो हम लोग पहले साइकिल से 3 किलोमीटर हुआ करता था, जहाँ पे जूनियर हाई स्कूल था हमारे गांव से। जो प्राइमरी की शिक्षा थी 1 किलोमीटर हम लोग पैदल गए हैं। फिर जूनियर हाई स्कूल की जो शिक्षा प्राप्त की 3 किलोमीटर पैदल गए हैं। और फिर जब जूनियर हाई स्कूल पास करने के बाद जब 9th में गए हैं, तो मोहनलालगंज में ही इंटर कॉलेज था, उसके पहले नहीं था, जो 10 किलोमीटर पड़ता है। तो तब उस समय इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी कि वो पिताजी हमारे हम लोगों को साइकिल दे सकें कि हम साइकिल से पढ़ने जाएं। तो 3 किलोमीटर पे कनकहा रेलवे स्टेशन पड़ता था। स्कूल होता था 10 बजे का और एक ट्रेन सुबह 8 बजे जाती थी। तो जब ट्रेन 8 बजे जाती तो उसके आधा घंटा पौन घंटा पहले घर से निकलना पड़ता था, यानी 7 साढ़े 7 बजे हम लोग 3 किलोमीटर पैदल जाते थे उस ट्रेन से, फिर मोहनलालगंज। और फिर शाम को 4 बजे स्कूल बंद हो जाता था, 6 बजे एक गाड़ी आती थी, उससे फिर आते थे कनकहा स्टेशन, फिर पैदल घर आते थे। तो वो एक जो हमारे लोगों की जर्नी थी, शुरुआती दौर की लाइफ बहुत ही संघर्षशील थी। हाई स्कूल पास किया, क्योंकि मैं कॉमर्स
स्टूडेंट थे, तो वहाँ पे हाई स्कूल तक ही कॉमर्स थी, उसके बाद नहीं थी। फिर हम आ गए यहाँ पे डीएवी कॉलेज में पढ़े। तो सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए 4 बजे उठ के हमको घर से 3 किलोमीटर फिर पैदल आना पड़ता था, और फिर यहाँ चारबाग रेलवे स्टेशन से फिर पैदल जाते थे। डीएवी कॉलेज मोती नगर में पड़ता है। तो बड़ा संघर्ष करके हम लोगों ने अपना जीवन। अभी आपने बताया कि इतना आपने संघर्ष किया है ना, कभी कभी ऐसा मन में आता रहा होगा कि अरे चलो छोड़ देते हैं, पर ऐसी कौन सी चीज थी आपको जीवन में ऐसा क्या करना था कि आपने मतलब सोचा कि नहीं, मुझे ये सारी चीजें छोड़ना नहीं, मुझे आगे बढ़ते चले जाना है? तो वो एक थॉट दिमाग में आपके क्या था? वो एक चीज ये थी कि मेरे पिताजी ने बड़ा संघर्ष किया है, और संघर्ष करके हम लोगों को जो भी उनसे बन पड़ा, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, अच्छे से अच्छे कपड़े दिलाने का काम किया, और जो पढ़ाई हम लोग कर रहे थे, जो खर्च उसमें आना था, चूंकि बताया ना 4 भाई और 2 बहनें थी, 6 लोग थे, तो बहुत मेहनत से उन्होंने हम लोगों को पढ़ाने का काम किया। तो एक दिमाग में था कि कुछ पढ़ लिख करके हम लोग आगे बढ़ें, और ये जो पिताजी जिस स्थिति में हैं, जो मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं, उस स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाने का हम लोग काम करें और आगे बढ़ें, और जिससे कि हमारे पिताजी का भी नाम हो, क्योंकि हमारे पिताजी भी बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे। और जैसे कि मैंने बताया 10 साल प्रधान रहे, तो प्रधानी जब तक उन्होंने की बड़ी शान और शौकत से की, तो ये दिमाग में था इसको आगे के अंदर जो तेजी हो पिताजी से। जी जी जी। तो हमारे पिताजी से कुछ लोग बोलते रहते हैं हम लोगों से कि तुम्हारे लोगों की आवाज बड़ी तेज। तो हमारे पिताजी की आवाज इतनी तेज थी कि वो अगर घर में चिल्लाते थे तो लगभग आधा गांव सुनता था, इतनी तेज आवाज थी। मतलब खेतों में है तो पता चल जाता था कि वो प्रधान जी हैं खेतों में। तो ये दिमाग में ये था कि पिताजी ने इतनी मेहनत की है, तो हम लोगों के इनको नाम को बढ़ाना है, और इन्होंने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल हम लोग अपने पिताजी को दें। तो ये एक दिमाग में सोच थी, और इस सोच को लेकर के हम लोगों ने, मतलब हम या कह लीजिए हमारे भाई भी, कोई ऐसा व्यसन किसी में कभी नहीं रहा, कोई नशा नहीं रहा, कोई गलत आचरण नहीं रहा, सब लोगों ने मेहनत किया। तो फिर जब हम यहाँ पे पढ़ाई किए, इंटर किया, इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी किया कॉमर्स से ही, लेकिन नौकरी चाकरी का कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं था कि हम नौकरी ही करें। नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना, मध्यम वर्गीय परिवार का ये होता है कि आप सरकारी नौकरी में हो जाए तो आपकी जिंदगी एक सिक्योर हो जाती है। तो आपके दिमाग में क्या था कि आपको क्या करना है? मैं आपको बता दूं, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद एक बार दिमाग में आया कि नौकरी की जाए। तो प्राइवेट से मैंने शुरुआत की, और प्राइवेट में मतलब अपनी असली जिंदगी की कहानी आप बता रहा हूं आपको, कि मैंने एक गार्ड की नौकरी की, और मस्तीपुर से लखनऊ करीब 32 किलोमीटर पड़ता है, और न्यू हैदराबाद में एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा। तो रात में मैं वहाँ पे नौकरी करने लगा, रात में चौकीदारी का काम करता था। तो रात की ड्यूटी होती थी, तो सुबह 8 बजे जब छूटते थे तो 32 किलोमीटर साइकिल चला करके लखनऊ जाते थे, और फिर शाम को मतलब 2-3-4 घंटे वहाँ रुके, और फिर शाम को 5-6 बजे चलते थे, 2 घंटे 2.5 घंटे लगता था, बड़ी तेज साइकिल चलाते थे तब। तो फिर शाम को आते थे, यानी 64-65 किलोमीटर रोज साइकिल चलाने का काम करते थे। उसके बाद फिर मैंने एक पीजीआई में भी किया, प्राइवेट नौकरी। मतलब कभी सरकारी की तरफ रुझान? नहीं, सरकारी की तरफ रुझान था, लेकिन कोई ऐसा सोर्स नहीं हुआ करता था अपने पास कि कोई कहीं लगवा दे। तो एक हमारे दद्दू थे, हमारे बड़े भाई स्वर्गीय बागेश्वर द्विवेदी जी, उनके जानने वाले लोग थे सेतु निगम में। तो उनसे बात की, बात करने के बाद औरैया में सुपरवाइजर की पोस्ट हमको मिल गई। तो मैं औरैया गया यहाँ से बस से, और पहुंचा शाम को। तो अधिकारी नहीं, यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, हेड ऑफिस यहीं था। तो रात में जब ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस बंद हो, चौकीदार था।
तो उसने कहा आप सुबह ही मिलेंगे अधिकारी, आपको यहीं रात में रुकना पड़ेगा। बताया ना कि स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि कहीं होटल में रुक जाए, कहाँ रुक जाए। तो रात भर वहीं पड़े रहे उसी ऑफिस में, एक मेज। उसके बाद मच्छर उच्छर खूब काटे, लगाया नौकरी चाकरी बेकार, अपने घर चलो। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो मैंने कहा कि भैया वो अधिकारी आए नहीं। तो उन्होंने कहने लगे अब आपको इटावा जाना पड़ेगा। तो वहीं से दिमाग चेंज हुआ और बस में बैठे रात में आ गए घर। फिर हमारे एक जीजा जी थे, तो एक ब्रिगेडियर खुरदही में, तो उनके यहाँ एक ब्रिगेडियर साहब रहते थे, उनकी पुलिस में अच्छी पकड़ थी। तो उन्होंने उसमें बताया कि कर लीजिए पुलिस में। मतलब ऑफर्स आए, लेकिन मैं पता नहीं क्या सोच थी, एक सोच होती ना मुझे कुछ बड़ा करना है जी। तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया, मतलब नहीं गए, होने के बाद भी नहीं गए। हमारे दद्दू जी हमारे घर में आज अगर हम लोग जो भी हैं, वो उनकी एक सोच थी, अलग ही सोच थी, और उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया। यहाँ पे हमारे चाचा जी की दुकान हुआ करती थी मवैया में कपड़े की, तो 2-3 साल उस दुकान पे वो बैठे। फिर उसके बाद उनके दिमाग में आया कि कोई बिजनेस किया जाए। फिर एक मोहनलालगंज में एक छोटी सी परचून की दुकान खोली गई सन 85 में, 84 में। 1 साल के आसपास दुकान चली, फिर उनके दिमाग में आ गया बहुत कुछ किया जाए, तो उस दुकान में बैठाने का काम किया जो हमसे छोटे वाले भाई। फिर उन्होंने सोचा, तब वो चलते थे टेम्पो गणेश लंबे वाले, तो उस समय 52,000 के एक टेम्पो आती थी। तो फाइनेंस कराने के लिए 13,000 रुपए नहीं थे हमारे लोगों के पास, लेकिन किसी तरह से दद्दू ने मैनेज किया और एक टेम्पो फाइनेंस कराया। तो उसको मुझे देखने के लिए दिया कि अब तुम इसको चलवाओ। एक ऐसा दौर आया, मतलब वो सारे लोगों को कहीं ना कहीं सेट करते गए। जी एडजस्ट करते गए, और फिर अब स्वयं ठेकेदारी शुरू कर दिया, ठेकेदारी करना शुरू किया। PWD में B क्लास के ठेकेदार थे हमारे दद्दू। फिर ठेकेदारी काम शुरू किया, धीरे धीरे एक परिवर्तन आता गया, बढ़ते गए। तो इस मतलब जैसे आपने बोला ना कि संघर्ष कैसा रहा, तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, और शुरुआती दौर जो था वो बहुत ही कष्टदायक था। फिर धीरे धीरे धंधा पानी धीरे धीरे बढ़ता गया, चलता गया। फिर एक समय फिर ऐसा आया कि 90-90 के आसपास दुकान भी मेरी बंद हो गई, और टेम्पू भी खड़ा हो गया, चूंकि टेम्पू शहर से बाहर कर दिए गए थे। फिर संघर्ष के दौर में हम लोग आ गए। तो बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों ने अपनी जिंदगी में देखे, पर आप लोगों ने कभी हार नहीं मानी, बराबर संघर्ष करते गए। फिर 91 में 91 में हमने भी ठेकेदारी शुरू की, जिला पंचायत में ठेकेदारी करना शुरू किया। और उसी बीच 2-3 साल का गैप हुआ, बहुत कुछ हुआ, उस लाइफ में भी बहुत कुछ रहा। वो चीज बताने लायक नहीं है। 94 की शुरुआत में हमारे दद्दू के पास एक बुलेट गाड़ी हुआ करती थी। तो वो घर से निकले, एक दुकान पे खड़े हुए थे, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया था, तो उसको ठीक करा दे रहे थे। तो उनके एक जानने वाले थे, तो उन्होंने देखा और रुक गए। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा में था, तो भंडारे का कार्यक्रम था, दिसंबर का महीना था। तो उन्होंने कहा चलिए आपको घुमा लाते हैं। अरे कहाँ जाएंगे, ऐसे वो गए, चलो कल लौट आना। गाड़ी खड़ी की वहीं पे, वहीं से चले गए। गुरु महाराज के दरबार में पहुंचने के बाद ऐसी पता नहीं कौन सी दया हुई उनकी कि फिर वो 1 हफ्ते वहां
रुके और सत्संग सुना और उनको उनका आशीर्वाद भी लिया और ऐसी दया बनी कि उसके बाद से ही एक बदलाव आना शुरू हुआ। फिर हमको ले गए, हमको आपका भी अध्यात्म की तरफ काफी झुकाव है जैसा मुझे जानकारी मिली, और बाबा जय गुरुदेव जी से काफी समय से आप और आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है। तो मतलब कैसे जुड़े आप, कौन आपको वहां तक लेकर गया? देखिए, मैंने अभी बताया ना कि अध्यात्म की तरफ जुड़ाव जो दद्दू के हमारे मित्र थे वो लेकर के गए, लेकिन हम लोग या हमारे भाई शुरू से ही पूजा पाठ में रुचि थी। हमारे बड़े भैया, यहाँ मनकामेश्वर मंदिर है लखनऊ में, और तब कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, लेकिन जब तक हर सोमवार को यहाँ आकर के जल नहीं चढ़ा रहे तो पानी नहीं पीते थे। और हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है भवरेश्वर का, हम हर सोमवार को वहां जाते थे बगैर पानी पी, मतलब जल चढ़ाए हुए पानी नहीं पीते थे। देवी देवता कोई भी होता था सबकी पूजा करते थे। तो हमको तो ये लगता है या मेरा मानना ऐसा है कि इन्हीं देवी देवताओं की कृपा से, दया से, जैसे बताया कि दद्दू आए, मथुरा पहुंचे और स्वामी जी महाराज के दर्शन हुए, सत्संग सुना, कि उनकी दया का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। और फिर जब वो घर लौट के आए तो दोबारा फिर पहले शुरुआत उन्होंने हमसे की, हम और हमारे साथ के जो भी लोग थे 5-6 लोगों को लेकर के गए, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज नहीं तब समझ में आ रही थी कि क्या है। और 4 बार रेलवे स्टेशन से जब वो लोग अंदर चले तो मैं लौट आया। लौटने के बाद मैं यहीं रहता था तब सराय फाटक पे गणेशगंज के पास। मुझे रात भर नींद नहीं आई और सुबह उठ करके मैं बस से गया दिसंबर के महीने में, इतनी ठंड थी। दूसरे दिन मैं मथुरा पहुंचा, कभी गया तो था नहीं, तो मैं भी 7-8 दिन वहां रुका। तो वो एक ऐसी शक्ति थे या ऐसे महापुरुष थे, उनका समझना सबके बस की बात नहीं थी। लेकिन वहां जाने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन है? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैं जब पहुंचा मुझे रात भर नींद नहीं आई कि यार मैंने बड़ा गलत काम किया। अच्छा, गलत काम ये नहीं कि मैं वहां नहीं गया, गलत काम ये कि मैं चूंकि अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानता था और उनकी कोई भी बात कभी काटता नहीं था, तो मुझे लगा मैंने बड़ा गलत काम किया। तो वहां पहुंचने के बाद जब अथाह भीड़ थी उस समय, स्वामी महाराज के जो आश्रम था मथुरा में, तो ये देख के मैं दंग रह गया। क्योंकि सुबह सुबह पहुंचा तो ठंडक का, मैंने बताया दिसंबर था और पूजन उसी दिन था उसका भंडारे का, तो लाइन लगी हुई थी किलोमीटरों में। तो मुझे लगा ये तो बड़ा अजीब है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब वहां 2-3-4 दिन रुका तो समझ में आया कि बहुत बड़ी शक्ति है। जब सत्संग सुना और उनके जब दर्शन किए और जब उनका हाथ सर पे पड़ा तो बिल्कुल से चेंज आ गया। फिर धीरे 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 करके मेरा पूरा परिवार, दद्दू ने पूरे परिवार को जोड़ने का काम किया। हमारे जो भी जानने वाले थे, जो भी नातेदार थे, रिश्तेदार थे, सबको एक बार वो मथुरा लेकर के गए जरूर, चाहे समझा के, चाहे बुझा के, चाहे डरा के, चाहे धमका के, सबको उन्होंने जोड़ने का काम किया। जिसमें कि अभी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हट गए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। तो एक उनकी जब से दया होना शुरू हुआ और हम लोग स्वामी महाराज से जब से जुड़े, तब से एक परिवर्तन हम लोगों की जिंदगी में और पूरे परिवार में शुरू हुआ। और फिर 2000 में ये जिला पंचायत का चुनाव था, 1994 की बात है। 6 साल तक हम लोग फिर भी संघर्ष करते रहे, लेकिन धीरे धीरे करके ठीक होता गया सब। 2000 में जिला पंचायत का चुनाव दद्दू ने लड़ा, तो तब निर्दलीय लड़े थे, तो 2000 में हम जीत तो नहीं पाए, लेकिन एक क्षेत्र में नाम हो गया। 2005 में फिर जिला पंचायत का चुनाव आया, तो 2005 में जब जिला पंचायत चुनाव, कई दलों के लोगों ने संपर्क करना शुरू किया, क्योंकि अच्छी पोजीशन पे आए थे। तो हमारी पार्टी के समर्थन से लड़ जाओ, हमारी पार्टी के समर्थन से लड़ जाओ, बीजेपी वाले, सपा वाले। लेकिन फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, समाजवादी पार्टी में जाना था, नहीं जा पाए,
फिर बसपा में चले गए, तो बसपा से जब चुनाव लड़ा तो जीत गए 2005 में दद्दू। वहीं से मतलब बसपा की राजनीति उसी जगह से बसपा की राजनीति शुरू हो गई। और दद्दू जीतने के बाद, क्योंकि राजनीति उनका एक ये था कि मैं एक बार हार गया हूं तो मैं एक बार जीतूं, ये था उनका। तो और सोच हमारे दद्दू की बहुत बड़ी हुआ करती थी। एक गांव का लड़का और जिले स्तर पे पहुंच जाए और जिले स्तर पे उसकी पहचान बहुत बन जाए तो वो बड़ी चीज होगी। फिर उन्होंने हमसे कहा देखो ऐसे मैं राजनीति कर नहीं पाऊंगा, इसमें बहुत झूठ बोलना पड़ता, क्योंकि बताया ना स्वामी जी के उसमें आ गए थे छत्र छाया में, तो वो कहने लगे कि राजनीति में नहीं करूंगा, इसमें बहुत झूठ बोलना पड़ता है। और ठेकेदारी भी उन्होंने छोड़ दी, वो इसलिए कि कहने लगे इसमें कमीशन लेना पड़ता है, ये करना, मतलब उनका एक सोच ही अलग बन गई थी। तो ठेकेदारी भी उन्होंने छोड़ दी। और फिर 2000 मैंने एक चीज भूल गया, मैं 2000 में जब चुनाव लड़े उसके बाद से स्वामी महाराज जी की दया से हमारे लोगों के पास जमीन थी और आज भी खैर उनकी दया से है। तो फिर एक भट्ठा डाल दिया, शुरुआत भट्ठे से की गई और उनकी दया रही, वो भट्ठे का काम अच्छा चलता गया। एक भट्ठा 2000 में डाला और फिर दूसरा भट्ठा हमने 2003 में फिर एक दूसरा भट्ठा डाला गया। तो हमारे दद्दू की बताया ना कि एक सोच अलग थी और उनको ये था कि हमारे सारे भाई कहीं न कहीं सेटल हो जाए और अच्छी जगह पे सेटल हो जाए, अच्छा काम करें। तो एक भट्ठा हमारे छोटे वाले भाई देखते थे, एक भट्ठा मैं देखता था। दद्दू का काम केवल यही था कि राजनीति में सक्रिय थे, बताया राजनीति में सक्रिय हो गए थे तो बस भट्ठों पे जाना, घूमना और घूम टहल के चले आना। 2005 में जब जिला पंचायत बन गए तो उन्होंने कहा मैं राजनीति नहीं करूंगा। हमसे कहने लगे तुम शुरू करो राजनीति। तो फिर चूंकि मैं ज्यादातर मैं ही जाता था क्षेत्र में, तो फिर मैं 2010 में फिर जब जिला पंचायत का चुनाव आया तो मैं लड़ा, लेकिन हमारे ही कुछ लोगों ने हमको हरा दिया। लेकिन फिर भी मैं उस क्षेत्र से बराबर लगा रहा। फिर सीट बैकवर्ड हुई, मैंने किसी को लड़ाया जिता लिया। फिर जनरल सीट हुई अभी, फिर मैंने किसी को लड़ाया जिता लिया। तो एक सक्रिय राजनीति में बीएसपी में आए हम 2010 में, और 2010 से 24 तक मैं बहुजन समाज पार्टी में कई विभिन्न पदों पे रहा हूं और मैंने बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया। तो ऐसा क्या कारण रहा, क्या जैसे अभी आप भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो ऐसा क्या कारण रहा कि मतलब आपने जो है बसपा की राजनीति 18 साल की है, उसके बाद क्या कारण रहा कि आपको बहन जी का साथ छोड़ना पड़ा? देखिए बहन जी बहुत अच्छी नेता हैं और मैंने 18 साल उनके साथ काम किया है और उनका 2007 से 12 तक का कार्यकाल मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके पहले भी वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुछ समय के लिए रहे। तो उनकी कार्य करने की शैली एक बहुत अलग है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। अब ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का समय खराब था, तो धीरे धीरे करके लोग हटते गए। बड़े बड़े नेता भी बीएसपी छोड़ने का काम किए, लेकिन मेरे जानने वाले कई नेता चले गए भारतीय जनता पार्टी में। मुझसे कहा भी, लेकिन मैं नहीं गया। अभी हाल में ही एक ऐसा मौका आया कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्र के सांसद कौशल किशोर जी हैं, उनके प्रतिनिधि एक प्रवीण अवस्थी हैं। तो वो काफी दिनों से परेशान थे कि दादा आपसे बात करनी, किसी से कह रहे थे कि एक बार मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। तो एक दिन हमको मिले, तो मैंने कहा देखिए राजनीति की हम कोई बात नहीं करेंगे, बाकी जो भी बात करनी है करिए। तो कहने लगे दादा हमको राजनीति की बात नहीं करनी, आपसे मिलना है। तो आए, बैठे उठे, काफी देर बातचीत हुई। फिर एक कार्यक्रम था एनजीओ के द्वारा मैराथन का, तो मैंने उनसे बोल दिया कि अगर मंत्री जी के पास आपके टाइम हो तो उस दिन आ जाए। 5 जून को था कार्यक्रम, 10:90 पे। मेरी कोई मुलाकात नहीं थी उनसे, कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, और ना मैंने उनको फोन किया।
तो वो सुबह उनको यहाँ आना था 6 बजे, मैंने बोला था, और 6 बजे हमको फोन कर दिए कि मैं आ रहा हूँ, और वो आ गए। तो आने मतलब हमारी पहली मुलाकात थी उनकी, और जब वो आए तो कार्यक्रम की हमारी शुरुआत नहीं थी, कोई था भी नहीं, ज्यादा लोग नहीं थे, हम लोग तो आ गए थे। तो मैंने कहा मंत्री जी जल्दी है थोड़ा, तो कहेंगे आएंगे वहीं बैठेंगे। तो काफी देर वो बैठे रहे, तो मुझे लगा कि ये सांसद है और केंद्र में राज्य मंत्री भी है, तो मतलब बड़े सरल व्यक्ति हमको वो लगे। वो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद 5 जून के बाद 9, 10, 11 जून को हमारे महाराज जी का कार्यक्रम था यहाँ पे अवसर ग्राम में। तो उसी कार्यक्रम में मैंने कहा मंत्री जी अगर आपके पास टाइम हो तो एक दिन के लिए, तो उनका 10-11 बाहर कहीं कार्यक्रम लगा हुआ था, तो 9 तारीख को सुबह सुबह आ गए वहीं अवसर ग्राम। हमारे महाराज जी से बात हुई, चूंकि कौशल किशोर जी नशा मुक्ति का कार्यक्रम करते हैं, और हमारे महाराज जी का भी है नशा मुक्ति और शुद्ध शाकाहारी का सब प्रचार प्रसार चलता रहता है, तो हमारे महाराज जी भी प्रभावित हुए, काफी टाइम तक दोनों लोगों से बातचीत हुई। तो कौशल किशोर जी का झुकाव हमारी संगत की तरफ होने लगा, और महाराज जी से भी उनका आशीर्वाद मिला, तो बड़ी प्रसन्नता हुई उनको। फिर आना जाना शुरू हुआ, कहीं भी कोई कार्यक्रम है तो अगर मैं कह देता तो कौशल जी चले, यहाँ से लेकर उज्जैन गए, जयपुर गए, हरियाणा में भी गए। तो एक धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गई। हालांकि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊं या उनसे कोई लाभ लेने जैसा काम करूं, लेकिन ये था कि अगर हमारी संगत की तरफ, बाबा जी की तरफ आकर्षित हुए तो मिलना जुलना होता था। तो अचानक से एक दिन महाराज जी ने मुझसे बोला कि अभी तुम बीजेपी में चले जाओ। अभी जो बाबा जय गुरुदेव जी के उत्तराधिकारी हैं महाराज जी, संत उमाकांत महाराज जी, उनके कहने उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक महाराज जी। तो उनके आदेश पे मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और कौशल जी चूंकि बताया बड़े निकट थे, तो उनके साथ फिलहाल काम कर रहा हूँ, उनको भी चुनाव जिताने का काम करना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौशल जी को आप काफी समय से जानते हैं, देखने में वो काफी सरल और सहज लगते हैं, हमेशा मुस्कुरा के बोलते हैं, पर विपक्ष हमेशा उनपे कुछ ना कुछ तंज कसता रहता है। तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप उनको जान रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दूसरी बार अभी तक सांसद हैं वो, पूरे 10 साल उन्होंने पूरा किया है, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं पिछले जून से मैं उनके साथ जुड़ा, उसके पहले मेरी कोई मुलाकात नहीं हुआ करती थी, और लोगों का जो कहना था, पहले भी लोग कहते थे इनके प्रति, अफवाह उड़ाने का काम करते थे कि आदमी ठीक नहीं है और ये है, मतलब तरह तरह की बातें, कोई काम नहीं करते, विकास नहीं करते। लेकिन जब मैं धीरे धीरे नजदीक आया कौशल जी के, तो मुझे लगा कि इतना सरल व्यक्ति, एक लोकसभा का सदस्य है, साथ साथ राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, लेकिन कोई भी जाकर के उनसे मिल सकता है, किसी से भी वो बात कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में वो बैठ सकते हैं। मैं तो एक बार उनके घर गया, तो एक जनरल कमरा हम लोगों के यहाँ तो फिर भी ठीक है, और जो प्लास्टिक की कुर्सियां होती हैं वो सपने उन्हीं प्लास्टिक की कुर्सियों में स्वयं भी बैठते हैं। और मैं एक मजे की बात बताऊं, उनकी पत्नी विधायिका है मलिहाबाद क्षेत्र से। वो इतनी सरल हैं कि आप कभी उनसे मिलिएगा तो आपको लगेगा नहीं कि विधायिका है। तो मैंने जहां तक 6-7-8 महीनों में इधर देखा हूं मैं, अभी मैं आपको एक हाल की घटना बताता हूं। उज्जैन गया, तो वहां पे चुनाव चल रहे थे मध्य प्रदेश में, तो कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता, नहीं कैबिनेट मिनिस्टर, वो राज्य मंत्री हैं सेंट्रल के, भारत सरकार के, तो कहीं भी जाए किसी भी प्रदेश में तो प्रोटोकॉल मिलता है। तो साथ में जाना था, तो ये दिल्ली में थे, मैं और मेरे साथ एक ललित शुक्ला थे, तो दोनों लोग गए कि वहां पे मिलेंगे दिल्ली में, और 9 बजे की फ्लाइट थी। तो हम लोग पहुंच गए पहले, और
जिस गेट से अंदर जाना था वहां पे हम लोग बैठे और मंत्री जी की कोई मीटिंग, जूम मीटिंग चल रही थी, बात करते करते फ्लाइट में चले गए और हम लोग मंत्री जी को देखते रहे कि मंत्री जी कब निकलेंगे, देख पाए नहीं। अब वो जब 9 बज गया तो मैं फोन लगा रहा हूँ, वो अपने फोन उसमें बिजी। हमने कहा तो बड़ी दिक्कत की बात, 9 बज गया, जब पहुंचा तो बोले कि अब फ्लाइट। और वो बेचारे वहां पहुंच गए इंदौर और हम लोग दिल्ली। 5 घंटे हम लोगों का इंतजार किया उन्होंने, अकेले बैठ के, उनके साथ कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। बड़ी चीज है। और फिर हम लोग जब वहां पहुंचे हैं तो आसम से गाड़ी आई थी, वहां हम लोग पहुंचे, फिर वापस होना था। तो चूंकि महाराज जी ने रोक लिया, काफी देर बातचीत होने लगी, तो फ्लाइट का टाइम हो रहा था, तो हमसे कहने लगे ऐसा है इस एम्बुलेंस में बैठा जाए। तो एक एम्बुलेंस हमारे ऑफिस वहां से आश्रम से आई थी, तो हम लोग एम्बुलेंस में बैठे। तो एम्बुलेंस से जा रहे थे, रास्ते में खड़ी सीज हो गई होगी और कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, केवल वो और हम दो लोग। फिर लिफ्ट लेकर के गाड़ी से हम लोग पहुंचे हैं एयरपोर्ट। तो ऐसे व्यक्ति हैं कौशल जी, मतलब हर परिस्थिति। और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इतने बड़े मिनिस्टर हैं। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे मंत्री मिनिस्टर से आप भी पहले भी मिले, बहुत मिले हैं और आज भी मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा सरल व्यक्ति मैंने नहीं देखा। और कोई भी पहुंच जाए, अगर वो नहीं भी पहचानते हैं और किसी भी दल का व्यक्ति पहुंच जाए, उनके लायक जो भी होना होता है वो तुरंत करते हैं, हाँ सहयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी चीज है और मुझे लगता है कि सब में होनी चाहिए, क्योंकि एक पद मिल जाने के बाद आम जनता को ना पहचाने सबसे बड़ा वो होता है, क्योंकि जनता आपको इसीलिए चुनती है कि आप उनका आगे चल के सहयोग कर सके जी। अभी बहुत राजनीति की बातें हो गई हैं, तो आज मैं पर्सनली जानना चाहूंगी कि राजनीति करना कितना आसान है? कितना आसान नहीं, मतलब बहुत कठिन सब्जेक्ट है राजनीति करना। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आजकल का जितना भी युवा आप देख रहे हैं वो सारा राजनीति की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा है और पार्टी ज्वाइन कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। तो उन युवाओं को भी कुछ क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसे आपसे भी बताया कि 18 साल हो गया मुझको राजनीति करते हुए। राजनीति में आप समझ नहीं पाएंगी कि आपकी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो आपसे बड़े प्यार से और मीठी मीठी बातें कर रहा है, कब आपकी काट कर दे। काट करने का मतलब है कि यहां से उठने के बाद क्या कहने लगे आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि राजनीति में मैंने एक चीज और देखी है कि जैसे अभी आपने बताया कि युवा आजकल राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, तो युवाओं को चकाचौंध दिख रहा है, चकाचौंध दिख रहा है, रियलिटी नहीं बता। उनको लगता है कि अरे ये देखो फॉर्च्यूनर से चलना है, ये मतलब महंगी महंगी गाड़ियों में नेता घूमते रहते हैं और नेताओं के पास पैसा भी होता है भी, ऐसा नहीं है। देखो, हर तरह के लोग होते हैं और नेतागिरी में भी हर तरह के लोग हैं। नेतागिरी करने वाले लोग भी बहुत ईमानदार हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हम तो उनको बहुत ईमानदार समझते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी मैं बहुत ईमानदार समझता हूँ, क्योंकि अब इन लोगों के पास अपना कोई स्वयं का परिवार नहीं है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो नेतागिरी ही अपने परिवार के लिए करते हैं या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जो लोग आज का युवा जो है वो पकड़ता है उन लोगों को जिसके पास 4 फॉर्च्यूनर से जा रहे हैं, ये बड़ा भौकाल है। ज्यादातर आजकल का जो युवा है वो प्रभावित होता है उनसे, लेकिन उनकी राजनीति ज्यादा दिनों की नहीं रहती। ऐसे लोग आजकल ऐसे भी छोटे मोटे नेता हैं, थोड़ा पैसा आया, लोन में फॉर्च्यूनर निकलवा ली और उससे चलने लगे। तो क्या लगता है इस तरह की राजनीति करके आप सक्सेस हो सकते हैं? वो राजनीति में कभी भी सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। मैंने बताया ना कि ऐसे लोग ज्यादा दिन तक राजनीति में टिके नहीं रह सकते हैं। राजनीति आज के तारीख में वही व्यक्ति कर पाएगा जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। और वो जब तक जनता के बीच जाएगा नहीं और अपनी अच्छी छवि दिखाएगा नहीं। पहले के जमाने में आपने भी सुना होगा, बहुत सारे माफिया और अपराधी विधायक बने घूमते थे, बूथों पे कब्जा करवा लेते थे। तो आज वो राजनीति बिल्कुल खत्म हो गई।
आप डरा धमका करके किसी का गुंडई से आप वोट नहीं ले सकते हैं, ना तो विधायक बन सकते हैं, न विधायक में मैं कह रहा हूँ प्रधान भी नहीं बन सकते। अब गुंडई वाला जमाना चला गया है, तो अब तो साफ सुथरी और मतलब सुथरी छवि वाले लोग ही नेतागिरी में सक्सेस होंगे, वही आगे बढ़ेंगे। बाकी ऐसे माफिया गुंडे या हम किसी को देख करके राजनीति करना, तो वो सक्सेस नहीं, वो ज्यादा दिन तक नहीं। आपके पास अगर पैसा भी है तो पैसा है तो पैसे से आप राजनीति को, नहीं तो टाटा बिरला ये सब हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। मतलब राजनीति सबके बस की बात, सबके बस की बात। मैंने भी बोला ना कि सबसे बड़ी चीज ये की है कि अपने ही लोग अपनों को पीछे करने में लगे रहते हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, और ऐसा वो धक्का मारेंगे कि आप गिर जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे। समझ पाना राजनीति में किसी को बड़ी मुश्किल बात। सचेत रखना पड़ता है। जी जी, बहुत बहुत मुश्किल काम है राजनीति करना। अभी जैसे आपने भाजपा ज्वाइन की है, तो भाजपा की भी राजनीति आपने काफी समझी है, तो क्या लगता है, क्या ऐसा कारण है कि देश की जनता मोदी जी को, योगी जी को इतना पसंद करती है, और उनको लगता है कि नहीं, यही सनातन जो धर्म है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और कोई नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने भी बोला ना कि मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इनका अपना स्वयं का कोई परिवार नहीं है, तो एक साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं और लोगों के बीच में ये मैसेज देने का भी काम कर रहे हैं कि विकास भी कर रहे हैं। तो विकास वो कर भी रहे हैं, जो भी उनकी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो। जैसे आप विकास की बात कर रहे हैं, तो हमेशा विपक्ष का कहना होता है कि मोदी मतलब जो भाजपा सरकार है वो अडानी अंबानी लोगों को आगे बढ़ाने में लगी रहती है, तो क्या लगता है ये बात कहाँ तक सच है? देखो, कोई भी दल हो, कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का शासन रहा हो, किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं रहा कि कोई न कोई उद्योगपति ना रहा हो और उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम किसी ने न किया हो। क्योंकि उद्योगपति जब पैसा लगाएगा तभी तो विकास का कार्य होगा। तो आज भी जैसे अडानी है, अंबानी है, यही अंबानी वगैरह पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, अब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। देखो, उनको सरकार के साथ रह करके तो काम करना, बगैर सरकार के काम नहीं कर सकते हैं। तो अब ये तो कहने वाली बातें हैं कि अडानी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अंबानी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि विकास भी पूरे भारतवर्ष में बड़ी तेजी से हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। आप बाहर निकलिए, देखिए कितने हाईवे सरकार ने बना करके दिए हैं, और आज भी लगातार काम चल रहा है। जनता के बीच में, गांव में आप पहुंचिए, शौचालय बनाने का काम किया, आवास बनाने का काम किया, कानून व्यवस्था भी ठीक है। ये आपके वो जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर देने का काम किया, बहुत सारी योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि देने का काम किया, बराबर कर नहीं, विकास कर रहे हैं और जनता प्रभावित है। दूसरी चीज, हमारा जो सनातन धर्म है उसको लेकर के ये सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी आपने राम मंदिर देखा होगा, कितने दिनों से विवादित चल रहा था, और एक दौर ऐसा आया कि वहां पे गोलियां चली, बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन आज एक ऐसा दौर आया मोदी और योगी की राज में कि वहीं पे मंदिर भी बन गया, राम नाम की लहर, और राम नाम की लहर चलो, कोई भी विवाद, कोई भी दंगा, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक सोच है उनकी, और आज ये मंदिर बन जाने से पूरा देश हमारा राममय है। राम के नाम पे हम लोग हिंदू हैं, हिंदुत्व के नाम पे हम लोगों को एक आस्था राम से होती, श्री राम भगवान से आस्था थी कि वो नीचे टेंट में बैठे हुए थे, आज एक भव्य मंदिर बन गया है। तो इसका भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला है, और आने वाला जो समय है, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप भी देख रहे हैं अन्य पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, लेकिन गठबंधन ही वो नहीं कर पा रहे हैं, टूट रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के आगे अब कोई आने वाला नहीं है। बीजेपी ने काम किया, इसलिए लोग, जनता, देश की जनता उनको पसंद कर रहे हैं, काम किया। और मैंने भी बोला, हिंदुत्व को लेकर के भी वो आगे बढ़ रहे हैं। एक जो धर्म विशेष के लोग जो एक अड़चन और अड़ंगा लगाने का काम करते थे, हर जगह दंगा फसाद कराने का काम करते थे, उनमें भी एक भय व्याप्त है। और मैं किसी
धर्म पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में आप भी देख रहे होंगे सब शांत हैं लोग, शांत है। कोई किसी तरह का दंगा और फसाद नहीं हो रहा है। और पहले तो आए दिन दंगे हुआ करते थे। अगर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सरकार बहन जी की भी बहुत अच्छी थी। उनके भी पीरियड में हमको याद है कि राम मंदिर का फैसला आना था, तो ये हुआ कि सब दुकानें बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। बहन जी ने कहा कि कुछ नहीं, कोई भी एक पान की दुकान बंद नहीं। उनके समय में कानून व्यवस्था अच्छी थी और विकास भी किया उन्होंने, विकास भी किया। उनके विकास की वजह से लखनऊ जाना जाता है। अब आपका ये गोमती नगर एरिया जितना भी है, इधर आसियाना चले जाइए। लेकिन मैंने बताया ना कि एक समय होता है, राजनीति का कुछ न कुछ चक्र चलता रहता है। तो अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब से आपने भाजपा ज्वाइन की है, मोहनलालगंज की जनता में अलग तरह का उत्साह देखने को मिलता है, तो आप किस प्रकार से वहाँ की जनता की आप सेवा कर पा रहे हैं, किस प्रकार से सहयोग कर पा रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मुझको 18 साल हो गया राजनीति करते हुए। 18 साल कह लीजिए, 2000 से ही शुरुआत की थी। 18 साल तो बीएसपी में रहे, और उसके बाद उसके पहले तो 5 साल 2000 से 2005 तक इंडिविजुअल राजनीति की। तो एक तो हम लोग अध्यात्म की तरफ जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसे भी किसी की मदद या किसी का सहयोग करने वाला होता तो तब भी करते थे। और राजनीति में आने के बाद मोहनलालगंज क्षेत्र में एक जान पहचान बढ़ी। हमारी संगत के लोग, जो बाबा जो संगत के लोग थे, उनसे भी जान पहचान बढ़ी। तो सेवा करने का मौका पहले भी मिलता था। अगर कोई भी आता था पद पे, कभी रहे हों या न रहे हों, लेकिन कोशिश यही रही कि कोई आया है तो मैं इसकी मदद करूं। क्षेत्र की जनता को लगाव भी है, प्रेम भी है, क्योंकि हम लोग किसी का काम अगर करते हैं तो उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं करते हैं कि कोई कुछ हमको ये दे तब हम काम करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि चलो भैया हम आपकी गाड़ी में डीजल डलवा देते हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवा देते हैं, मेरा ये काम। बहुत सारे लोग करते रहते हैं, लेकिन ऐसी छवि हम लोगों की नहीं है हमारे क्षेत्र मोहनलालगंज क्षेत्र में। यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी में आई, इधर तो सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी जो अपने आप में हो सकता था, अपने व्यक्तिगत व्यवहार से जो भी हो सकता था, हम लोगों की मदद करते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी, क्योंकि हम सरकार में आ गए अब। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कुछ दिक्कत भी होगी कि अभी तक मैं बीएसपी में था, भाजपा में आ गया हूँ। लेकिन ठीक है, वो जो उनका सोचना वो सोचेंगे। जो हमारा कर्तव्य है वो मैं करता रहूंगा, जो भी हम क्षेत्र की जनता के लिए कर पाएंगे। क्योंकि मैं अभी कोई पद पे तो हूं नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र के सांसद कौशल किशोर जी हैं, विधायक हमारी पार्टी के अमरेश रावत जी हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि आगे आने वाला जो चुनाव है तो इसमें भी कौशल किशोर ही जीतेंगे और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और अभी तो ये राज्य मंत्री हैं, लेकिन मुझे लगता है इनका जो अपना व्यक्तिगत एक इनकी छाप है, उत्तर प्रदेश में नहीं अन्य प्रदेशों में भी इनको लगाया जाता है। माननीय मोदी जी द्वारा या पीएमओ के ऑफिस द्वारा अन्य राज्यों में ही जाते हैं। तो ये इस बार कैबिनेट के मंत्री बनेंगे, और जब कैबिनेट के मंत्री बनेंगे तो क्षेत्र की जनता का जो भी काम होगा वो करेंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं लोगों के बीच में जा करके मंत्री जी के लिए अभी जो चुनाव प्रचार होने वाला है, चुनाव होने वाला है, उसके लिए लोगों से आग्रह करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का और दिलाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहना चाहूंगी? मैं पूरी अपने मोहनलालगंज विधानसभा के साथ साथ पूरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को केवल ये कहना चाहूंगा आपके इस जीके न्यूज चैनल के माध्यम से कि आपको ऐसा सरल व्यक्ति न मिला है और न मिलने की उम्मीद है। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा। अब वो मिलने को मिल भी जाए कोई, मतलब जो आज के स्तर में जो राजनीति चल रही है आज के समय में, तो जितने सरल स्वभाव के हमारे कौशल किशोर जी हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 20 मई को चुनाव होने वाला है, वोट निकलवाने का काम करें। सबसे मेन चीज होती है कि वोट जितना पोल हो जाए, और वो अपना वोट पोल हो और
वोट का परसेंटेज ज्यादा होगा। जब वोट का परसेंटेज ज्यादा होगा तो ज्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। तो सबसे निवेदन यही है कि 20 मई को सबसे पहले काम करिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा वोट निकलवा करके और कमल वाले फूल का बटन दबवा करके कौशल जी को लोकसभा भेजने का काम करें। तीसरी बार लोकसभा कौशल जी पहुंचेंगे तो तीसरी बार हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री होंगे। और ये मेरे महाराज जी का भी कहना, हमारे स्वामी महाराज भी कहते हैं कि सबसे पहले राष्ट्र हित की बात करो, राष्ट्र को देखो, देश को देखो। तो देश हित की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, और क्षेत्र की जनता से यही मेरा अपील है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आपका, आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ।